तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 8 की चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। अगर मैं कहूं आपसे कि लो हमारे पास कॉटन है, इसको आप पहन लो, तो क्या आप पहन लोगे? नहीं, क्योंकि कॉटन को डायरेक्ट आप पहन नहीं सकते। लेकिन उसी कॉटन को मैं एक फैक्ट्री में ले जा करके दे दूं और उससे एक खूब बढ़िया स्टाइलिश टी शर्ट बन जाए, तो आप उस स्टाइलिश टी शर्ट को पहनोगे और पहन पहन के उछलोगे, कूदोगे। कूदोगे ना? हाँ। तो देखो ना, बात यह है कि भाई वह टी शर्ट कैसे बनी। वह टी शर्ट कैसे बनी? तो टी शर्ट बनी कॉटन से। कॉटन कहां से आया? तो कॉटन आया फील्ड से। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज की। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। देखो ना, प्राइमरी एक्टिविटी कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल को डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे यहां पर एक कहानी लिखा हुआ है। क्या कहानी लिखा हुआ है कि आपके पास जो कॉपी है, आपके पास जो किताब है, वो जो पेजेस आपको दिख रहे हैं, वो पेजेस डायरेक्ट आपके कॉपी बन करके नहीं आए हैं। वो भी किससे बने हुए हैं? तो इसका भी एक जर्नी है। मतलब एक पेड़ को काटा गया, उस पेड़ को काटने के बाद उसको ग्रिंड किया गया, ग्रिंड करके उसको एकदम पीस करके पल्प बनाया गया। जब यह पल्प बन गया, तब इसमें केमिकल को मिलाया गया और इस केमिकल को मिला करके फिर क्या बनाया गया? पेपर बनाया गया। और इस पेपर पर क्या होता है? इंक के सहारे लिखावट की जाती है और इसी पेपर के कलेक्शन को नोट बुक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नोटबुक। तो देखो ना, अगर आप देखोगे पेपर, अगर आप देखोगे नोटबुक, तो इन सब की कीमत अलग अलग है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने आपको कहा कि यह कॉटन है। क्या है? कॉटन है। तो कॉटन की कीमत बिल्कुल अलग होगी। लेकिन इसी कॉटन से जब एक स्टाइलिश टी शर्ट बन जाएगा, स्टाइलिश टी शर्ट बन जाएगा, तो इस टी शर्ट की कीमत हजारों में हो सकती है। मतलब कॉटन जब टी शर्ट में बदला, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हुए। वे प्रोसेस इसकी वैल्यू को क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। सेकेंडरी एक्टिविटी कहने का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी एक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब हुआ जब हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट या मोर वैल्यू इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। कहने का मतलब जब इस प्लांट को कट किया गया, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। इस प्लांट को कट करने के बाद पल्प में कन्वर्ट किया गया, पल्प में कन्वर्ट करके इसमें केमिकल को ऐड किया गया और फिर इसको पेपर में कन्वर्ट किया गया। इसका मतलब यह जो पेपर को मैन्युफैक्चर किया गया है, यह मैन्युफैक्चरिंग तरीके से किया गया है, यानी यह सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी। और देखो ना, ये जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है उसके हिसाब से इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री कहने का मतलब हुआ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कहने का मतलब यहां पर गुड्स की प्रोडक्शन हो सकती है, यहां पर मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो सकता है, यहां पर सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इंडस्ट्री कहने का मतलब सिर्फ यह नहीं हुआ कि जहां पर फैक्ट्रियां हैं और वह धुआं निकाल रही हैं। इंडस्ट्री कहने का मतलब जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है, जहां पर मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो सकता है या सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। अब सोचोगे कि गुड्स के प्रोडक्शन वाले इंडस्ट्री कौन है? तो स्टील इंडस्ट्री हो गया, यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है। माइनिंग, जैसे कोल का माइनिंग हो गया। और टूरिज्म इंडस्ट्री, जहां पर सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। अभी आपने देखा कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री क्या है? यह एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स के प्रोडक्शन, मिनरल के एक्सट्रैक्शन और सर्विस के प्रोविजन से रिलेशन रखता है। जब हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम इसके रॉ मटेरियल के हिसाब से, हम इसके साइज के हिसाब से,
हम इसके ऑनरशिप के हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। देखो ना, एक इंडस्ट्री में अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, मिनरल्स बेस्ड है, मेराइन बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है, तो हम रॉ मटेरियल बेसिस पर इस इंडस्ट्री को नाम देते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। साइज के हिसाब से, साइज कहने का मतलब छोटा है, मीडियम है, बहुत बड़ा नहीं है, यानी बहुत बड़े स्केल पर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हो सकता है। और ऑनरशिप के हिसाब से कहने का मतलब जो इंडस्ट्री का मालिक है वह गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है। यानी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, ज्वाइंट सेक्टर भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कहने का मतलब बहुत सारे लोग मिल करके इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। जैसे सुधा डेयरी मिल्क, अमूल मिल्क, ठीक है, मदर डेयरी मिल्क, ये सभी कैसे हैं? तो कोऑपरेटिव सेक्टर है। थोड़ा सा देखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड कहना, एग्रो बेस्ड कहने का मतलब ये इस्तेमाल करेगा प्लांट को, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल। क्या करेगा? एज ए रॉ मटेरियल। जब हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो यहां पर मिनरल ओर्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। और इस मिनरल ओर का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? प्रोडक्ट बनाया जाता है, और ये प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह पर क्या करते हैं? काम करते हैं। जिसे कह रहे हैं ना, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। दिस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेज। कहने का मतलब जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। यह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या किया? इसने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया? तो मिनरल ओर्स का इस्तेमाल किया। मिनरल ओर्स का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल लेट सपोज इसने आयरन को प्रोड्यूस किया। अब यह आयरन दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है। अब इस आयरन का इस्तेमाल करके बिल्डिंग, इस आयरन को बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, रेलवे कोचेज बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, हेवी मशीनरी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर काम कर सकता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। यहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओशियन से लाए जाते हैं, सी और ओशियन से लाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की, तो यहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ना, जैसे फर्नीचर बनाने का हो गया, बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें लकड़ियों की जरूरत होती है, तो वो लकड़ियां कहां से आती हैं? तो फॉरेस्ट से आती हैं। हमने आपको क्या बताया? रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री को नाम दिया गया है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। उसी तरह से साइज के हिसाब से बात करते हैं तो यहां पर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, पीपल को एम्प्लॉय किया जाता है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को देखा जाता है, कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके हिसाब से स्मॉल और लार्ज स्केल इसको नाम दिया जाता है। जैसे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो क्या करते हैं? हाथ के थ्रू प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे बास्केट विभिंग, पॉटरी पॉटरी ठीक है, पॉट बनाना, हैंडीक्राफ्ट, ये सभी एग्जाम्पल है कॉटेज इंडस्ट्री की। आप इस एग्जाम्पल में भी, यहां पर फोटो में भी देख सकते हो। यानी साइज के हिसाब से स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, फिर वहीं पर ऑनरशिप के हिसाब से प्राइवेट, अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति किसी इंडस्ट्री का ऑनर है तो वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी।
अगर वहीं पर उसका ऑनर गवर्नमेंट है तो उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाएगा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल, जो कि स्टील को प्रोड्यूस करती है, स्टील को मैन्युफैक्चर करती है। देखो ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के क्या कर सकती है, काम कर सकती है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, यह ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है, किसका, ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। और वहीं पर कोऑपरेटिव को मैंने क्या बताया, यहां पर जो इंडस्ट्रीज है वो ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का, वो सब मिल करके यहां पर काम करते हैं। जैसे सुधा डेयरी हो गया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। अमूल जो है वह कोऑपरेटिव सेक्टर के तौर पर काम करता है। सुधा डेयरी जो कि बिहार में है, यह भी कोऑपरेटिव सेक्टर पर ही काम करती है। देखो ना, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल 8th क्लास में जो दिया है उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज होगी कहां, इंडस्ट्रीज होगी कहां। जैसे हम बात करते हैं कि कपड़ा बनाने वाली एक इंडस्ट्री है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली एक इंडस्ट्री है, यह कहां पर होगी, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, क्या होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से सस्ते दाम पर अवेलेबल होगा, जहां पर लेबर सस्ते दाम पर मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर लैंड आसानी से एक्वायर किया जा पाएगा और सेल करने के लिए मार्केट भी होना चाहिए। यानी लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज, कौन कौन से लोकेशनल फैक्टर्स हैं, तो यहां पर है लैंड, आसानी से लैंड को एक्वायर कर पाए, पावर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर आसानी से हो, रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल हो, लेबर चीप लेबर मिले, कैपिटल आसानी से पैसा भी मिल जाए उस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए। और जब इंडस्ट्री से हमने प्रोडक्ट बनाया, जैसे कॉटन, कॉटन क्या हो गया, कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया। अब इस कॉटन से हमने बना दिया टी शर्ट, अब टी शर्ट तो बना दिया, लेकिन इस टी शर्ट को पहनाने के लिए हम बहुत दूर थोड़े जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट भी इसके नजदीक ही हो। हालांकि आज के समय में मार्केट कितना भी दूर हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता हो गया है, जिसके चलते हम मार्केट ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वह फैक्टर्स जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करती हैं, तो वह है लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखो एक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो इंडस्ट्री में इनपुट होगा, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट होगा, क्या होगा, आउटपुट। तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के हिसाब से काम करती हैं। जैसे इनपुट्स रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इनपुट के तौर पर काम करते हैं। वहीं पर प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है, जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट का शेप दिया जाता है। वहीं पर आउटपुट की बात करते हैं, मतलब एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो यहां पर इनपुट क्या होगा, कॉटन हो जाएगा, इनपुट क्या होगा, ह्यूमन लेबर हो जाएगा, इनपुट क्या होगा, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सभी इनपुट हो जाएंगे। वहीं पर जब हम इसकी प्रोसेस की बात करेंगे तो स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ये इसका प्रोसेस हो गया। और आउटपुट जो आपके
हाथों में दिखाई देगा, टी शर्ट पहनने के लिए, वह क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। इसको हमने आपको क्या किया, बताया। देखो ना, इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं, कहने का मतलब हिस्टोरिकली इंडस्ट्रीज कहां पर बैठी हुई हैं, कहां पर ज्यादा लोकेटेड हैं। तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, पानी। इसका मतलब जहां पर पानी अवेलेबल होगा वहां पर इंडस्ट्री होंगी, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहां पर इंडस्ट्रीज होंगी। तो कह रहा है इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, जैसे मान लो यहां पर कोई इंडस्ट्री ए है। अब इस ए को काम करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी सस्ता में इसको लोन चाहिए। तो इसी रीजन में कहीं ना कहीं बैंक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैंक, जो इसको सस्ते दाम पर क्या कर दे, लोन प्रोवाइड कर दे। यहीं पर कोई और भी इंडस्ट्री हो सकती है, मल्टीपल इंडस्ट्री हो सकती है, जो क्या करती है, एक दूसरे इंडस्ट्रियों को हेल्प करती है। क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। देखो, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप रीजन है। जैसे यहां देखो, इस मैप में देखो, अगर आपको दिखाई देगा, यह है नॉर्थ अमेरिका। क्या है यह, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में खास करके इस अमेरिकन रीजन को देखते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जब साउथ अमेरिका में देखोगे तो ये है ब्राजील का शहर। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर इंडिया में देखोगे तो मुंबई वाला रीजन, और इधर वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाला रीजन में आपको इंडस्ट्रीज दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, इंडस्ट्रीज। और ये यूरोप के रीजन हो गए, इधर से होते हुए चाइना। आ जाओ इधर, ये पूरी तरह से आपको इंडस्ट्रियल रीजन दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड मैप पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इंडिया में सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम कन्नूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। कहने का मतलब अगर ये अपना प्यारा सा दुलारा सा भारत है तो आपको कहां कहां इंडस्ट्रीज दिखाई देंगे, तो आपको इधर इंडस्ट्रीज दिखाई देंगे। किधर, तो देखो मुंबई पुणे क्लस्टर, यानी यहां पे आपको इंडस्ट्रीज दिखाई देंगे मुंबई पुणे क्लस्टर में। फिर बेंगलोर तमिलनाडु, बेंगलोर तमिलनाडु यहां पर दिखाई देगा। फिर हुगली रीजन, यानी कोलकाता वाला रीजन, हुगली रीजन, यहां पे आपको दिखाई देंगे। अहमदाबाद बड़ौदा, इधर अहमदाबाद बड़ौदा इधर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और आजकल तो गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाले इस रीजन में भी आपको इंडस्ट्रियल रीजन दिखाई दे सकते हैं। देखो, इंडस्ट्रीज है तो वहां पर डिजास्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी में से एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था 1984 में, रात के 12:30 बजे। हुआ क्या था कि इस इंडस्ट्री से एक बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस गैस निकला हुआ था, जिस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। यह गैस रातों रात इस फैक्ट्री से निकली और पूरी तरह से उस रीजन में फैल गई, और फैल करके क्या हो गई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत करने लगी, जिसके चलते हजारों लोगों की मौत हुई थी। यानी इंडस्ट्रियल रीजन में सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, डिजास्टर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो कहां पर है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया, इसको हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज के रूप में रखते हैं। जैसे द आयरन एंड स्टील
And textile industry are the older industries while information technology is emerging industries. हम बात करते हैं स्टील, हम बात करते हैं आयरन इंडस्ट्रीज की, तो ये ओल्ड इंडस्ट्रीज है। कैसे है? ओल्ड इंडस्ट्रीज नहीं। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो किसके चलते हुआ था? आयरन के एवेबिलिटी के कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए लगभग 150 साल 200 साल हो चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और यह एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। क्या है? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। तो देखो ना, उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, जैसे जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, चाइना, जापान, रसिया। यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। वहीं पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये ज्यादातर इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान जैसे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं पर जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, ये आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां है? अमेरिका। अमेरिका, कैलिफोर्निया, यहां पर है सिलिकॉन वैली। और बेंगलुरु रीजन अपने इंडिया का यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का हब है। देखो, हमने बताया आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जैसे ये बहुत हेवी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये इंडस्ट्रीज कहां पर होंगे, इनकी लोकेशन कहां होगी? तो इनकी लोकेशन खास करके वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे। शुरू शुरू में यह देखा जाता था कि रॉ मटेरियल कहां पर अवेलेबल है, लेकिन आजकल आजकल रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी को देख करके ज्यादातर इंडस्ट्रियां नहीं बैठ रही हैं। क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आसान हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मजबूत हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब मार्केट देखा जाता है कि मार्केट कहां पर है, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कहां पर हैं। तो देखो ना, यहां पर एक एक करके देखते हैं। Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, process and output. यहां पर हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यह एक फीडर इंडस्ट्रीज है। फीडर इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या हुआ? आयरन प्रोड्यूस होगा, स्टील प्रोड्यूस होगा। अब यह आयरन और स्टील दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होगा, फीडर मटेरियल होगा। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो आयरन का इस्तेमाल किया जाएगा, कार बनाना है स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग में स्टील, बिल्डिंग बनाने में आयरन, और भी वेरियस जगह पर आपको आयरन स्टील दिखाई दे सकते हैं। तो देखो ना, यहां पे द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और coal, limestone, along with labor, site and other infrastructure। मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आपको इनपुट क्या दिखाई देगा? आयरन ओर, कोयला, क्योंकि आयरन ओर से ही निकाला जाएगा क्या चीज? आयरन ओर से ही निकाला जाएगा क्या चीज? आयरन। तो आयरन ओर को स्मेल्ट करना होगा। स्मेल्ट करने का मतलब इस आयरन ओर को पिघलाया जाएगा गर्म करके, और उस आयरन ओर में से निकाला जाएगा क्या चीज? आयरन। तो इस आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए क्या चीज? स्मेल्ट करने के लिए कोयला की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत। और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, जैसे लाइमस्टोन हो गया, और जो इसको सेपरेट करेगा, निकालेगा, वो व्यक्ति भी होना चाहिए, यानी लेबर भी। ठीक है। द प्रोसेस of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it goes under smelting. कहने का मतलब यहां एक ब्लास्ट फर्नेस है, इस ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल को डाला जाएगा। रॉ मटेरियल क्या होगा? आयरन ओर।
ठीक है। और इस ब्लास्ट फर्नेस में डाल करके इसको हीट किया जाएगा, तब आपको यहां से मिलेगा क्या चीज? आयरन। क्या मिलेगा? आयरन। तो डायरेक्ट तो आयरन मिलेगा नहीं, इस आयरन को निकालने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखो बात करते हैं यहां पे बता रहा है 8 टन ऑफ कोयला, 4 टन ऑफ आयरन ओर, 1 टन ऑफ लाइम स्टोन। जब इतने सारे चीजों को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तब आपको स्टील बन करके दिखाई देता है। स्टील क्या है? यह एक एलॉय है। स्टील क्या है? यह एक एलॉय है। किसका किसका एलॉय है आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखो जो स्टील है टफ है और इसको आसानी से दूसरा दूसरा शेप दिया जा सकता है, इसको आसानी से कट किया जा सकता है, कट करके इसको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। स्पेशल alloys of steel can be made by adding some small amount of other materials such as aluminum, nickel and copper। मतलब स्पेशल एलोय, एलोय कहने का मतलब क्या होता है? एलोय कहने का मतलब क्या होता है? जब दो तीन अलग अलग मेटल्स को मिला करके एक नया मेटल बनाया जाता है तो उस नए मेटल को हम कहते हैं एलोय। एलोय जो होता है वो इसके पेरेंट मटेरियल के कंपेयर में ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा अलग प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल होता है। यानी एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। स्टील को बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि स्टील का इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जहां रोड बनाने हैं, रेल बनाने हैं, पोर्ट बनाने हैं, हर जगह पर आपको स्टील की जरूरत पड़ती है। इसीलिए स्टील को कहा जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो हम बात करते हैं 1800 से पहले की बात। कब की बात? 1800 से पहले की बात। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 1800 यानी लगभग आज से 2000 नहीं 226 साल पहले की बात करते हैं। तो इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़िया नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़िया नहीं था कहने का मतलब नहीं अच्छी तरह से शिप डेवलप हुआ था, नहीं अच्छी तरह से रोड डेवलप हुआ था, नहीं अच्छी तरह से रेल डेवलप हुआ था। आज शिप, रोड, रेल सब डेवलप हो चुके हैं। तो आज फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के जगह पर कम, मार्केट के जगह पर ज्यादा लोकेटेड है, क्योंकि रॉ मटेरियल को आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए अब मार्केट के हिसाब से इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जब हम 1800 से पहले की बात करते हैं तो उस वक्त जहां पे आयरन निकलता था, स्टील निकलता था, ठीक है, जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल होते थे वहीं पर इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल किया जाता था, इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जाता था। देखो ना, अगर इस ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो हमको दिखाई देगा अपने इंडिया का इधर जमशेदपुर वाला इलाका हो गया, इधर साउथ अमेरिका, ब्राजील, इधर अमेरिका वाला रीजन, ठीक है, और इधर यूरोप। मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है? जहां पर रॉ मटेरियल है वहीं पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। कब? 1800 से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ना, ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट। और ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो देखो, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देखो ये वो रीजन है जहां पर कोयला का अवेलेबिलिटी, रिजर्व बहुत ही ज्यादा है। कोयला एक रॉ मटेरियल की तरह पर काम करता है, कहां पर? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और यह वो रीजन है जहां पर आयरन ओर भी आसानी से अवेलेबल होते हैं।
तो ज्यादातर इंडस्ट्रिया हमारे देश में भी किधर है? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है। हालांकि जो भद्रावती एंड विजयनगर है कर्नाटक, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश, सलेम है तमिलनाडु का, यह भी इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर है जो डेवलप्ड है। हम बात करते हैं जमशेदपुर की। 1947 जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करते हैं, तो यही एक आयरन ओर और स्टील प्लांट था हमारे देश में, जिसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से हम लोग जानते हैं। यह प्राइवेटली ऑन्ड, कहने का मतलब यह टाटा का कंपनी था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे अलग अलग कंपनियों को इंसेंटिव दिया ताकि वो डेवलप हो सके। नहीं तो जब हम आजाद नहीं हुए थे तो इससे पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील कंपनी हमारे देश में थी और वह थी टिस्को। देखो ना, टिस्को शुरू कब हुआ था? व्हेन टिस्को वाज स्टार्टेड, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कब शुरू हुई थी? तो 1907 में शुरू हुई थी, जब स्वदेशी मूवमेंट हमारे देश में चरम सीमा पर चल रहा था। तब हमारे देश में टिस्को शुरू हुआ था एट साक्षी, नियर ए साक्षी। ये जो साक्षी है ना, आज का जमशेदपुर, उस वक्त साक्षी के नाम से जानते थे। किसको? साक्षी के नाम से जानते थे। आज यह जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। जो साक्षी लोकेशन है वह सुवर्ण रेखा और करकई, दो रिवर के कन्फ्लुएंस पर है। दो रिवर जहां पर मिलती है, कौन कौन? सुवर्ण रेखा और खार कई, इस दोनों के कन्फ्लुएंस पर साक्षी है। और इसी साक्षी जगह पर टिस्को को शुरू किया गया था। अब क्या कह रहा है? जो साक्षी है इसको रीनेम कर दिया गया है जमशेदपुर के तौर पर, जमशेदपुर के तौर पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मैप में भी बताया है, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है। साक्षी was chosen to set up the steel plant for several reason। अब सेवरल रीजन क्या होगा? तो देखो, ये है आपका झारखंड वाला रीजन। यहां पर सुवर्ण रेखा खरकई पानी प्रोवाइड कर दे रही है। यहीं पर कोयला का फील्ड है तो कोयला भी निकल जा रहा है। यहीं पर आयरन ओर का माइन भी है तो आयरन ओर भी निकल जा रहा है। और आयरन ओर को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? तो आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, पानी चाहिए। जब यहां पर सब चीज है तो यहां पर क्या कर दिया गया? जमशेदपुर में टिस्को को डेवलप कर दिया गया। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको यहां बताया वो यहां पर लिखा गया है। जो टिस्को है ये कोयला, झरिया कोल फील्ड। आप लोग बताओगे झरिया कोल फील्ड कहां है? कमेंट सेक्शन में बताना कि झरिया का कोल फील्ड कहां है। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलामाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा, यानी झरिया कोल फील्ड से कोयला, आयरन और लाइमस्टोन, डोलामाइट, मैग्नीज ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से मिल गया इनको, और खरकई सुवर्ण रेखा से इनको पानी मिल गया। तो ये आयरन और स्टील को क्या कर लेंगे? प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, आयरन और स्टील को क्या कर लेंगे? प्रोड्यूस कर लेंगे। अब देखो, अब जो जमशेदपुर है यहां पर सिर्फ टाटा का टिस्को ही नहीं है, यहां पर और भी बहुत सारी कंपनियां इंस्टॉल हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। जैसे केमिकल की हो गई, लोकोमोटिव पार्ट की हो गई, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की हो गई, मशीनरी की हो गई, केबल वायर की कंपनियां हो गई। यहां पर अब ये शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो जमशेदपुर है इंडिया का है। वहीं पिट्सबर्ग की बात करते हैं तो पिट्सबर्ग कहां का है? पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट का है। अब देखो ना, जो पिट्सबर्ग डेवलप हुआ यह भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के तौर पर यह डेवलप हुआ। तो इसका भी डेवलप होने का कारण क्या है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जैसे आयरन और इसी के विसिनिटी में कोयला का फील्ड है। इसीलिए पिट्सबर्ग भी
हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के तौर पर क्या हुआ, डेवलप हुआ। आपको क्या याद करके रखना है, आपको याद करके रखना है कुछ रिवर का नाम, जैसे द ओहियो रिवर, द मोनोगेला रिवर। ये वो रिवर है जहां पर पिट्सबर्ग लोकेटेड है, और इन पानी से इन रिवर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में। ठीक है, इतना याद रखो, और इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग और डेप्थ में देखेंगे लेटर ऑन क्लासेज में। ठीक है, हालांकि देखते हैं थोड़ा और बात इसमें करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयला, जो कि लोकली अवेलेबल है, while the iron ore comes from iron mines at मेनोस्टा। और ये जो मेनोस्टा है यह 1500 किलोमीटर दूर है कहां से, पिट्सबर्ग से। अब देखो ना, मैं इस मैप में दिखाता हूं, इस मैप में दिखाता हूं, कौन से मैप में, ये जो दुनिया वाला मैप था, यहां मान लो पिट्सबर्ग है, यहां मान लो पिट्सबर्ग है। तो ये जो लेक्स है ना, इसको ग्रेट लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स। इस ग्रेट लेक्स में कौन कौन है, तो SMHEO, यानी सुप्रियर, मिशिगन, हुरोन, एरी और ओंटारियो। अब इन लेक्स के थ्रू क्या किया जाता है, जो आयरन ओर है, कोयला है, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। वही बात यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, बिना देखे कैसे बताएंगे क्या कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है, जो कोयला है लोकली अवेलेबल है, जो कि आयरन ओर है, यह लगभग 1500 किलोमीटर दूर से, यानी पिट्सबर्ग जो है इससे 1500 किलोमीटर दूर दूर से क्या आता है, आयरन ओर आता है, यानी मिनेसोटा। तो याद रख लेना, मिनेसोटा अमेरिका का है, और यह किस लिए फेमस है, यह आयरन ओर को लेकर के फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। किसकी बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहने का मतलब कपड़ा, कपड़ा यहां से बनेगा, क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। यानी जो वीविंग है क्लॉथेस का यार्न के थ्रू, यह एंशियंट आर्ट है। क्या है, एंशियंट आर्ट। जैसे कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लॉथेस को बनाने में, और जो इंडस्ट्रीज काम करती है क्लॉथेस को बनाने में उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे यहां पर फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर्स कैन बी नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनेन, जूट। मैन मेड फाइबर्स क्या है, नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयन। तो देखो, जो कपड़े बनाए जाते हैं वो नेचुरल फाइबर से भी बनाए जा सकते हैं और मैनमेड फाइबर से भी बनाए जा सकते हैं। नेचुरल फाइबर कौन कौन से, अभी मैंने आपको क्या किया यहां पे बताया। देखो ना, शुरू शुरू में जब हम बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रोस्परस देश था। यहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी दुनिया पर राज कर रही थी। जो हमारे आर्टिजन्स थे, जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे, वो क्या करते थे, अच्छे हाई क्वालिटी के क्लॉथेज को प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे और दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, सेल करते थे, पैसा कमाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मैकेनाइजेशन होता है ब्रिटेन में, और जो कपड़े हैं उसको मशीनों से बनाया जा रहा है, और मशीनों से बना करके फिर हमारे देश में लाया जा रहा है, जिसके चलते कपड़े सस्ते हो गए। मशीन ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर इसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सस्ता हो जाता है, ज्यादा चीप हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर कंट्री डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो इसके पास पैसे नहीं है। जब इसके पास पैसे नहीं है
तो इसके पास मशीन नहीं है। तो जिसके पास मशीन है वह क्या करेगा, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगा और उसी को फिनिश्ड गुड्स दे करके आप ही के देश में एक्सपोर्ट कर देगा, यानी आपको रॉ मटेरियल वाला कंट्री बना देगा। ठीक है, देखो यहां पे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th century कॉटन क्लॉथेज वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, ठीक है, एंड लूम्स। इन 18th century पावर लूम्स फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan and US are important producer of cotton textile। यहां जो भी मैंने अंग्रेजी इंग्लिश में पढ़ा है इसको अभी मैंने आपको क्या किया है, बताया है। ठीक है, अब ये मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं दुनिया का, जो इस मैप पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस मैप को निहारने का प्रयास कीजिएगा। देखो, द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई 1854। यह आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल हमारे देश में कब बैठाया गया था। तो 1854 में बैठाया गया था। कहां बैठाया गया था, तो मुंबई में बैठाया गया था। क्या इससे पहले कहीं बैठाया गया था, हाँ, कोलकाता में। यानी द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता इन 1818। यानी 1818 में पहला टेक्सटाइल मिल हमारे देश में कोलकाता में बैठाया गया था, लेकिन बहुत जल्द यह बंद हो गया। यानी पहला जो कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था वह सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल हमारे देश में कब एस्टेब्लिश होता है, 1854 में एस्टेब्लिश होता है, मुंबई में एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अब देखो ना, हम बात करते हैं किस चीज की, अहमदाबाद की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, ओसाका की बात करते हैं। तो देखो, जो अहमदाबाद है यह कहां पर है, तो यह गुजरात में है और यह साबरमती रिवर के किनारे है। किस रिवर के किनारे है, साबरमती रिवर के किनारे है। तो देखो ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोस्परस होने के लिए, मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। और आप जानते हो कि गुजरात महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहां पर कॉटन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साबरमती रिवर है, यहां से पानी मिल गया। ठीक है, और अहमदाबाद का जो लोकेलिटी है, सराउंडिंग रीजन है, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है तो यहां से लेबर मिल गए, तो लेबर मिल गए, वाटर मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, तो यहां पर इंडस्ट्री को बैठा दिया गया। और अहमदाबाद को ऑफनली कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। अब ये सब पढ़ना है क्या, तो अभी मैंने जो बताया वही चीजें लिखा हुआ है। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है गुजरात महाराष्ट्र, यहां से स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, यहीं पर मार्केट मिल जाता है, और अहमदाबाद पोर्ट के नजदीक है, तो यहां से एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है। किस चीज को, जो टेक्सटाइल बनाया गया है उसको। ओसाका, ओसाका, ओसाका कहां है, जापान में है। ओसाका कहां है, जापान में है। इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जानते हैं। देखो, पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, इसको क्या कहते हैं, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती, साबरमती नदी के किनारे है। जो ओसाका है ये मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, और यह किस रिवर के किनारे है, तो रिवर योदो के किनारे है। ध्यान दो, ये जो अशोक ओसाका, ओसाका है ना, यहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, नहीं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। यानी द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, तब यहां से बनाया जाता है फिनिश्ड गुड्स। क्या बनाया जाता है, फिनिश्ड गुड्स, और इस गुड्स को फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना, यूएस, इंडिया और भी बहुत सारे देशों में क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, अहमदाबाद और ओसाका जो कि मेजर टेक्सटाइल हब हैं,
एशिया में इसको आपने देखा। हम बात कर रहे थे आईटी की, यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक इमर्जिंग सेक्टर आज भी है, इमर्जिंग सेक्टर आज भी है। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये अपना प्यारा सा दुलारा सा भारत है, ठीक है, और इधर इधर कौन है, इधर है अमेरिका। अब आप जानते हो कि जब इंडिया में डे होता है तो अमेरिका में नाइट होता है, इंडिया में जब डे होता है तो अमेरिका में क्या होता है, नाइट होता है। वेट वेट वेट, चलिए, तो देखो ना, अगर कोई व्यक्ति मान लो जब अमेरिका में क्या होगा, डे होगा, तो इंडिया में क्या होगा, नाइट होगा। अब अमेरिका में कोई व्यक्ति मान लो काम करता है दिन में, डे में, ठीक है, लेकिन ये जो काम है, वर्क है, इस वर्क को 24/7 करना है, कभी भी इस वर्क को बंद नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बंद नहीं करना है, हमेशा इस वर्क को करना ही है। तो अमेरिका में पूरे दिन काम हुआ, जैसे ही रात होने को गई तो फिर क्या होगा, यह काम इंडिया में शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया में दिन हो रहा होगा। यानी अमेरिका में जो काम हो रहा है वही काम इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन 24/7 हो रहा है। तो यह किसके चलते हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। जब यह व्यक्ति अपना काम फिनिश कर रहा होगा तब यह व्यक्ति एक मैसेज सेंड कर देगा इंडिया में मौजूद कंपनी को कि हमने यहां तक काम कर लिया है, अब यहां से आगे तुम काम करो। जब यह व्यक्ति अपना काम फिनिश करके अपने घर को जाएगा तो यह फिर से एक मैसेज भेज देगा अमेरिका में मौजूद इस कंपनी को, और यह कंपनी उस मैसेज को सुबह सुबह पढ़ेगी और वहां से उसी काम को शुरू कर देगी। कहने का मतलब क्या हुआ, 24/7 यहां पर वर्क किया जाता है, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में। तो जो आईटी के मेजर हब्स हैं वो कहां है, तो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, इंडिया। तो याद रखना, मेजर आईटी हब्स कौन कौन है, तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया वाला, बेंगलुरु का, इंडिया का बेंगलुरु, ठीक है। तो कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो बेंगलुरु है वह एक प्लेट्यू रीजन में है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, वहां पर टेम्परेचर अच्छा है, जिसके चलते वहां पर आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है। जो बेंगलुरु है यहां पर और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, जैसे बेल, भेल, हॉल, नाल, डीआरडीओ, इसरो, आईटीआई, आईआईएससी, एनसीबीसी और यूएएस, ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां बेंगलुरु में हैं, ठीक है। तो देखो, यहां पर हम लोग बहुत ही ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग और भी लेटर ऑन क्लासेज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक सब कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, फिर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज में इनपुट होता है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होता है, इंडस्ट्री में आउटपुट होता है। जो मेजर इंडस्ट्रियां हैं वो, भारत जब आजाद हुआ उससे पहले कौन सी इंडस्ट्री थी, भारत जब आजाद हो गया उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री है, और दुनिया में जो इंडस्ट्री है वह कहां कहां पर लोकेटेड है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, आप क्या करना, यहां पर कुछ क्वेश्चन है, इसके जवाब देने का प्रयास करना कमेंट सेक्शन में। कहां पे, कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर क्या होगा हम लोगों का, वह चैप्टर होगा, लुक, वह चैप्टर क्या होगा, तो वह चैप्टर होगा ह्यूमन रिसोर्स। जब इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग का 8th क्लास का ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने ज्योग्राफी को 8th तक नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन 9th से आप एक भी चीजों को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि 9th से जो भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होंगे, डेप्थ में होंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वहां से क्वेश्चन
आएंगे ही आपके एग्जाम में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी इस लेक्चर को सुनने के लिए कह सकते हैं, उनको भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।